हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम बुक की चैप्टर 5। ठीक है फ्रेंड, इसके चैप्टर 5 को हम देखेंगे। तो हम इसमें देखते हैं फ्रेंड, सबसे पहले कि इस टॉपिक का नाम है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ब्रिटिश पावर का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक दो पॉइंट बताना चाह रही हूँ जो आप यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे कि कैसे ब्रिटिश पावर का विस्तार होता है और सुदृढ़ीकरण होता है। सबसे पहले जो ब्रिटिश पावर था वो 1783, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एक मिनट, 1783 के पीस ऑफ पेरिस ट्रीटी से ये जो ब्रिटिश हैं ये इंडिया की तरफ, मतलब ईस्ट की तरफ जो व्यापार करने आते हैं। किस ट्रीटी से? तो पीस ऑफ पेरिस ट्रीटी से, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसी के तहत ये लोग एशिया, अफ्रीका, इस साइड में ट्रेड करने आते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश यहाँ इंडिया में आए और कैसे ये जाकर अपना पूरा व्यापार विस्तार करते हैं और फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं और यहाँ के कैसे सोवरेन पावर बन के उभरते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये मेरा नोट्स है जिसको मैंने बनाया है, मैं इसी को डिस्कस करूँगी, मैं बुक को डिस्कस नहीं करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बंगाल को देखेंगे कि बंगाल में उन लोगों ने कैसे कॉन्क्वेस्ट किया, बंगाल को कैसे जीता। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो जो बंगाल था ये बहुत ही रिच प्रोविंस था। मुग़ल एम्पायर का जो ये रिच सूबा था। ठीक है, और इसलिए जो भी ट्रेडर्स थे वो कहाँ, बंगाल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। तो ऐसा इसमें लिखा गया है कि 1706 से लेके 1756 तक, 1706 से लेके 1756 तक बंगाल में जो एक्सपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट के द्वारा लगभग 6.5 करोड़ रुपीस तक का चांदी के सिक्के अर्जित किए गए थे और लगभग 2.3 करोड़ का सौदा किया गया था। इतना ये रिच प्रोविंस था। ठीक है, कि करोड़ों में इसके ट्रेड होते थे। तो अगर देखा जाए तो यूरोप वाले लोग जो थे वो बंगाल से क्या लेकर जाते थे, क्या एक्सपोर्ट करते थे, तो ये रॉ प्रोडक्ट, मतलब कच्चा, जो भी कच्चा सामान होता था वो मतलब एक्सपोर्ट करते थे, जिसमें से है कि साल्ट पीटरे, राइस, इंडिगो, पेपर और शुगर, सिल्क, कॉटन टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट। तो ये लोग क्या क्या करते थे, सोरा का ये बिजनेस करते थे, राइस, चावल का, इंडिको, नील का, पेपर मतलब काली मिर्च, शुगर, सिल्क, कॉटन, ये सब का यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था बंगाल से। सोचिए कि कितना यहाँ पे रिच यहाँ से ट्रेडिंग था कि बंगाल एक्सपोर्ट कर रहा है इतने सारे चीज़ों को। और कहा जाता है कि 60% ऑफ बिहार ब्रिटिश इम्पोर्ट, जो ब्रिटिश का इम्पोर्ट होता था वो 60%, एशिया का जितना, मान लीजिए एशिया में 100% अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो 60% सिर्फ बंगाल से एक्सपोर्ट किया जा रहा था। ठीक है, सिर्फ बंगाल से, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि अब देखिए क्या होता है कि 1630 में ब्रिटिश पहला इस्टेब्लिश करता है अपना बंगाल में एक फैक्ट्री को। तो बंगाल में ये 1630 में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करता है। कहाँ कहाँ, तो ये बालासोर में करता है, हुगली में करता है, कासिम बाजार करता है, पटना करता है और दक्कन में करता है। ढाका मतलब ये बांग्लादेश का एरिया है आज का। तो याद रखेंगे फ्रेंड, हम यहाँ पे ब्रिटिश पावर कैसे इस्टेब्लिश हुआ हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बंगाल में ये लोग अपना कैसे पावर को मजबूत करते हैं और कैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स अपने आप अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम बस इसको देखेंगे कैसे अपने पावर को कंसोलिडेट किए हैं और कैसे बंगाल को ये लोग जीतते हैं। तो 1690 में क्या होता है, या तो 1630 में ये लोग अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लिए हैं 3-4 जगह पे, जैसे बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना, ढाका। अब क्या होता है कि 1690 में क्या होता है कि कलकत्ता, जो द फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता, ये लोग इंग्लिश क्या करते हैं कि कलकत्ता का फाउंडेशन करते हैं। कैसे फाउंडेशन करते हैं, कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ इंग्लिश इस्टेब्लिशमेंट इन बंगाल, मतलब कलकत्ता में पूरा तरह से इंग्लिश का सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है,
और कंपनी क्या कर रही थी कि 3,000 रुपया, लगभग 350 पाउंड पर एनम, मतलब एक साल में 3,000 रुपया 350 पाउंड मुग़ल एम्पायर को देती थी, जो कि हु अलाउड देम टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल। इतना पैसा लेके मुग़ल एम्पायर क्या करते थे कि ट्रेड को फ्रीली, मतलब फ्री ट्रेड कीजिए, आराम से इंग्लिश को बोल दिए थे, इतना पैसा दो और फ्री ट्रेड करो बंगाल में, और जितना मन उतना करो। तो सिर्फ ये लोग जो इंग्लिश थे, मतलब ब्रिटिशर्स थे, वो इतना पैसा देकर 3,000 रुपया देकर, और ये लोग 50,000 पाउंड तक का पर एनम ये लोग वहाँ से कमाई, मतलब एक्सपोर्ट करते थे, सोचिए। तो यहाँ पर भी ये लोग को फ़ायदा था, ठीक है, ब्रिटिशर्स लोग को। अब क्या होता है कि अब हम लोग चलते हैं कि कैसे वहाँ पे नवाब कैसे बनते हैं, फिर वहाँ पे कैसे उन लोग का डिक्लाइन होता है, सब कुछ देखते हैं बंगाल में। तो 1700 जब होता है, बाई 1700, मुर्शिद कुली खां एक वहाँ का नवाब था, सॉरी फ्रेंड, मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान बनता है 1700 से, और कब तक वो वहाँ पे राज करता है, 1727 तक, जब तक उसका डेथ नहीं होता है, ठीक है। मुर्शिद कुली खां को सक्सीड कौन करता है, उसका दामाद, सन इन लॉ, शुजाउद्दीन वहाँ पर 1739 14 साल वहाँ पे राज करता है। नेक्स्ट फिर आता है सरफराज खान। ये सरफराज खान जो था, ये मुर्शिद कुली खां का बेटा था, लेकिन ये इनकेपेबल सन था, ठीक है, वो उतना कैपेबल नहीं था, इनकेपेबल था। तो ये 1 साल ही राज करता है, और इसको अलीवर्दी खान नाम का एक इंसान इसको मार देता है 1741 में, और ख़ुद वहाँ का नवाब या दीवान जो भी बोलेंगे वो बन जाता है। और ये यहाँ से रूल करता है 1756 से 56 तक, 1741 से लेके 1756 तक करता है। और ये क्या करता है कि ये स्टॉप कर देता है कि मुग़ल को हम कोई ट्रिब्यूट नहीं देंगे, ऐसे बोल देता है कि हम कोई ट्रिब्यूट नहीं देंगे, कोई तरह का मुग़ल को पैसा नहीं देंगे, इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित करता है। तो इस समय क्या होता है कि द रेस्ट ऑफ इंडिया, जिस टाइम ये सब बंगाल में हो रहा था, तो रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या चल रहा था कि वहाँ बहुत ज़्यादा इंटरनल बॉर्डर डिस्प्यूट थे, जैसे कि मराठा का इन्वेजन चल रहा था, जाट रिवोल्ट, या फिर नादिर शाह का अटैक चल रहा था, अहमद शाह अब्दाली। तो इन सब चीज़ से बंगाल का जो रीजन था ये कहीं ना कहीं बचा हुआ था, क्योंकि ये सीधे आपको दिखेगा कि इस एरिया में नहीं पड़ रहा है, जिस एरिया में ये सब मतलब डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, ये इस एरिया में पड़ रहा है जो लगभग शांत है। तो ये सब चैलेंजेस से बंगाल का रीजन बचा हुआ था। ध्यान रखेंगे फ्रेंड कि बंगाल अभी भी शांत है, वो इंटरनल डिस्प्यूट हो रहा है इसके अंदर कि वो उसको मार दे रहा है, नवाब बन जा रहा है, लेकिन ये लोग बाहर से किसी भी तरह का मतलब थ्रेट मतलब ये लोग फेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, फ्रिक्शन, झगड़ा कैसे होता है, तो जो बिकॉज ऑफ ब्रिटिश कंपनी इंजॉयड स्पेशल प्रिविलेज, ब्रिटिश कंपनी क्या कर रहा था कि स्पेशल प्रिविलेज इंजॉय कर रहा था, विच रिसेंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल। ये लोग स्पेशल प्रिविलेज फ्री ट्रेड कर रहे थे, अब ये गुस्सा तो दिलाएगा ही गवर्नर ऑफ बंगाल को, क्योंकि ये लोग को ह्यूज लॉस हो रहा था, ठीक है, कोई फ्री ट्रेड कर रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जो वहाँ के गवर्नर होंगे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होगा उनके प्रोविंशियल एक्सचेकर में। तो यहीं से स्टार्ट होता है झगड़ा का कारण। एवरी झगड़ा इज इन पैसा, मतलब कि सब झगड़ा का जड़ क्या होता है, पैसा नहीं दोगे तो झगड़ा होगा ही। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि अलीवर्दी खां और इंग्लिश के बीच में कैसे झगड़ा स्टार्ट होता है और कैसे जाकर इंग्लिश फिर इसको हटा देता है। तो सबसे पहले इसका अलीवर्दी खां का हम टर्म देखते कब से कब तक था, 1741 से लेके 1756 तक ये राज करता है। इसने क्या किया कि मुग़ल एम्पायर को पहले तो इसने लार्ज सम ऑफ मनी दिया एंड बिकम सूबेदार ऑफ बंगाल, और बंगाल का सूबेदार बन गया, ठीक है। मुग़ल एम्पायर इस समय कौन था, मोहम्मद शाह, याद रखेंगे मोहम्मद शाह, ठीक है फ्रेंड। अब ये 15 साल तक राज्य करता है और इस टाइम ये मराठा से भी लड़ाई करता है, या ध्यान रखेंगे कि मराठा से भी इसका लड़ाई होता है। और यही मराठा से लड़ाई का कारण ये इंग्लिश जो थे ब्रिटिशर्स इसका एडवांटेज उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, और बाय ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम नवाब टू डिग अ डिच एंड थ्रो एन
अराउंड देयर सेटलमेंट, मतलब ये क्या करते हैं, फोर्ट विलियम के चारों तरफ एक गड्ढा खोल लेते हैं और सब तरफ से ये लोग इंट्रेंचमेंट बना देते हैं, ताकि इसको फोर्टिफिकेशन कर देते हैं कि कोई भी अंदर ना आए इन लोग के मर्जी के बिना। इसका यहाँ फ़ायदा उठाता है ब्रिटिशर्स लोग। और अलीवर्दी खां जो था, एप्रीहेंशन वेयर ड्रॉन टू कार्नेटिक रीजन वेयर यूरोपियन कंपनी हैज़ अपसर्ड ऑल दी पावर, मतलब क्या होता है कि कर्नेटिक रीजन में ये जो यूरोपियन कंपनीज थे ये लोग सब पावर्स को हरा देता है। ठीक है, अलीवर्दी डाइड कर कब मर जाता है, अलीवर्दी खां 1756 में ये डेथ कर जाता है। सक्सीडेड, अब इसके बाद इसका कौन आता है, ग्रैंडसन, मतलब नाती आता है इसका, और नाती का नाम क्या होता है, सिराजुद्दौला। इसमें भी बहुत सारा कहानी है कि उत्तराधिकार का यहाँ पे युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला उभर कर आता है, जो कि अलीवर्दी खां की छोटी बेटी का बेटा होता है, नाती होता है। ठीक है, अलीवर्दी खां का। तो उत्तराधिकार का युद्ध में एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो अलीवर्दी खां होता है, इसकी 3 डॉटर्स होती हैं, 3 बेटियां होती हैं, और कोई भी इसका बेटा नहीं होता है। तो छोटी बेटी का जो बेटा होता है सिराजुद्दौला, ये 20 साल का था, मतलब अभी मैच्योर भी नहीं हुआ था, उतना यूथ ही था। तो ये क्या बनता है, यहाँ का नवाब बनता है सिराजुद्दौला। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी होता है, जैसे कि अगर कोई नवाब बन रहा है तो उसके जो कंटेंडर्स हैं, कि जो बोल रहा है कि हमें भी नवाब बनना है, उनमें कौन कौन शामिल था इसके शत्रु में। तो एक थी घसीटी बेगम, जो इसकी मौसी थी। ठीक है, यहाँ चाची नहीं होगा, यहाँ मौसी होगा, इनकी मौसी थी घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की। ठीक है, और उसका बेटा था राजबल्लभ। ठीक है, ये इसका मतलब कह रहा था कि हम भी नवाब बनेंगे, राजबल्लभ भी। और अदर डॉटर थी, एक और जो बेटी थी, उसका बेटा था शौकत जंग, जो पूर्णिया का नवाब था उस टाइम पे। ठीक है, चचेरा भाई मतलब मौसेरा भाई ये था। ठीक है, वो भी इसका शत्रु की तरफ उभरा। और एक शत्रु था, उसका नाम था मीर जाफ़र। ये मीर जाफ़र कौन था, ये अलीवर्दी खां की जो बहन थी उसका हस्बैंड था, याद रखेंगे, ये अलीवर्दी खां की बहन का हस्बैंड था। ये भी शत्रु था, ये भी बोल रहा था कि हम यहाँ पे नवाब बनेंगे। और फिर और भी शत्रु थे, जैसे जगत सेठ, ओमी चंद, राजबल्लभ यही है घसीटी बेगम का बेटा, और राय दुर्लभ। ठीक है, तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि कितने लोग उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे। तो एक तो घसीटी बेगम का जो बेटा था राजबल्लभ, ये था एक मतलब कंपटीशन में। दूसरा था शौकत जंग, और तीसरा था मीर जाफ़र। ठीक है, और ये चौथा था सिराजुद्दौला, जो कि नवाब बनता है फाइनली। अब सिराज क्या करता है कि शौकत जंग को मार देता है। किस युद्ध में, मनिहारी का युद्ध, याद रखेंगे, मनिहारी का युद्ध होता है, जिसमें शौकत जंग को ये अक्टूबर 1756 में मार देता है। मीर जाफ़र को ये क्या करता है, डिसमिस कर देता है, हटा देता है पोस्ट से। और वहाँ पे मीर मदान, जो उसका बेटा था, उसको उसके प्लेस पे उसको अपॉइंट कर देता है। ठीक है, तो मीर जाफ़र को, शौकत जंग को तो मार ही दिया, मीर जाफ़र को हटा दिया। अब एक बचा राजबल्लभ, तो इसको भी ये मतलब ऐसे ही मौसी का बेटा ऐसे करके छोड़ देता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक और याद रखेंगे, एक पॉइंट है कि एक कश्मीरी ऑफिसर था जिसका नाम था मोहन लाल, वो अपॉइंट किया जाता है एज दी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर एक्टेड एज पीएम, मतलब ये ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर था, जो कि पीएम मतलब आज के प्राइम मिनिस्टर की तरह एक्ट करता था मोहनलाल, याद रखेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि अंग्रेज़ों के साथ फिर शत्रुता कैसे होती है। पहले तो ये इसका जो अपना घरेलू शत्रुता था कि मौसी के बेटा से शत्रुता, ये वो, इसको पहले ये लोग हराता है। फिर यहाँ पर अंग्रेज़ भी आते हैं, अंग्रेज़ से कैसे शत्रुता होती है। तो याद रखेंगे कि इंग्लिश जो होता है, मतलब जो ब्रिटिश होता है, वो अपना कलकत्ता में बताए थे कि फोर्टिफाइड कर लेता है, जो भी फोर्ट विलियम है उसको फोर्टिफाइड करता है विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब के बिना परमिशन के वो अपना फोर्ट को फोर्टिफाइड मतलब कि सब तरफ से घेर लेता है, ताकि वहाँ पे कुछ भी हो, इंटरनल में कुछ भी हो, किसी को पता नहीं चला। और एक कृष्णा दास था जो राजबल्लभ का बेटा था, और राजबल्लभ कौन था, घसीटी बेगम मतलब मौसी का बेटा था, उसका बेटा कृष्णा दास। इसको वो लोग असाइलम देता है, मतलब पनाह देता है। लेकिन कृष्णा दास क्या था, ये पॉलिटिकल फ्यूजिटिव था, मतलब ये कुछ पैसा लेके भाग गया था, जिसको मतलब जो राजा था सिराज वो ढूंढ रहा था। और ये कहाँ जाके आश्रय लेता है, ये अंग्रेज़ों के फोर्टिफाइड जो किला था वहाँ पे जाके आश्रय लेता है। अब ये सब तो हो ही रहा था, इस सब से गुस्सा था ही सिराज। तब तक क्या होता है, कंपनी सस्पेक्टेड दैट
क्या होता है कि जो कंपनी था वो सस्पेक्ट कर रहा था कि सिराज जो है वो मतलब अचानक से ड्रास्टिकली इन लोग का जो ट्रेड प्रिविलेज था, फ्री ट्रेड का जो प्रिविलेज मिला था उसको कम करते जा रहा है और फ्रेंच की तरफ कोलिजन कर रहा है। ठीक है, तो ये सब तो चल ही रहा था। अचानक से क्या होता है, सिराज अटैक करता है इंग्लिश फोर्ट को और सीज कर लेता है, अपने अंदर सीज करके रख लेता है। और अंग्रेज क्या होते हैं, वहाँ से उनको अंग्रेजों को भगा देता है फुल्टा द्वीप पे। फुल्टा द्वीप आज के साथ बांग्लादेश में है। ठीक है, और इसी टाइम एक ब्लैक होल ट्रेजिडी होती है, ब्लैक होल ट्रेजिडी होती है। ठीक है, इसी टाइम पे ब्लैक होल ट्रेजिडी में क्या होता है फ्रेंड, ब्लैक होल ट्रेजिडी का डेट याद रखेंगे, 20 जून 1756 को होता है। 20 जून गर्मी का दिन है, 20 जून 1756। और क्या होता है कि सिराज उसी समय क्या करता है, 146 जो इंग्लिश पर्सन थे उसको एक छोटे से रूम में बंद करके रख देता है। तो अगले दिन क्या होता है कि उसमें से 123 जो लोग थे वो सफोकेशन के कारण मर जाते हैं, क्योंकि एक तो गर्मी है, जून का टाइम है, उस छोटे से रूम में 146 आदमी को अगर भर दिया जाए तो ऑफकोर्स आधा आदमी तो मर ही जाएगा, आधा से अधिक आदमी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और जो निकलते हैं वो यहाँ पे इसका बात बताते हैं कि हाँ हम लोग को ऐसे बंद करके रखा गया था। जो निकलता है उसको सिराज छोड़ देता है कि जाओ कोई बात नहीं है। अब क्या होता है कि अंग्रेज जो था ये लोग कलकत्ता को छोड़कर कहाँ पहुँच गया था, फुल्टा द्वीप पे पहुँच गया था। ये खबर जब मद्रास पहुँचती है, मद्रास, ठीक है, ये खबर जब मद्रास पहुँचती है यहाँ पर, तो क्या होता है वहाँ से एडमिरल वॉटसन और कर्नल क्लाइव सेना लेकर बंगाल पहुँचते हैं। भाई अपना है, ब्रिटिशर्स अपना, ये लोग अपने में बहुत ज़्यादा क्या थे, यूनाइटेड थे, किसी को कुछ होगा सब पहुँच जाएगा एक जगह लड़ने के लिए। इंडियंस जैसे नहीं थे कि हर कोई अपने अपने लिए लड़ रहा है, ये लोग यूनाइटेड थे, लोग माइंड से एक्टिव थे। तो ये क्या करता है कि एडमिरल वाटसन और क्लाइव मद्रास से बंगाल पहुंचता है अपना सेना लेकर। और अंग्रेज जो था, अंग्रेज जनवरी 1757 में फिर से कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है। सेना लेके पहुंचा, कलकत्ता में फिर से अधिकार कर लिया जनवरी 1757 में। और फिर मार्च 1757 में क्या होता है कि ये लोग चंदन नगर पर भी अधिकार कर लेता है, चंदन नगर पर भी अधिकार कर लेता है। ये चंदन नगर पे जो अधिकार होता है इसके बीच में एक कहानी होता है कि सिराज जो होता है जब ये कलकत्ता पे अधिकार करता है ब्रिटिशर्स लोग, तो ये सिराज ना एक अली नगर की संधि करता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे, ऐसे सो के नहीं सुनेंगे। कि सिराज जो है ये अली नगर की संधि करता है। अली नगर की संधि का क्या होता है कि अवहेलना करता है, कौन करता है, अवहेलना करता है क्लाइव। और 12 जून को क्लाइव के नेतृत्व में जो सेना भेजी गई थी वो इसका अवहेलना कर देता है कि हम अली नगर का संधि नहीं मानते हैं। और सिराज के सेनापति जो कि कौन था, मीर जाफ़र, अंग्रेज़ों से मिलकर इसे धोखा दे देता है। और यही कारण होता है कि 12 जून के बाद 23 जून 1757 को क्या होता है, प्लासी का जो युद्ध होता है, 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध होता है, इसमें नवाब क्या होता है, हार जाता है, सिराज हार जाता है। उसको धोखा देने वाले कौन कौन थे, मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, जगत सेठ जो एक बैंकर था, और ओमी चंद, ये सब मिलकर इसको धोखा दे देते हैं। किसको, सिराजुद्दौला को। अब क्या होता है कि सिराजुद्दौला जो था, पहले तो यहाँ पे क्या होता है कि ये थोड़ा आगे मैं आपको बता रही हूँ कि सिराजुद्दौला यहाँ से भाग जाता है। सबसे पहले युद्ध के क्षेत्र से सिराज क्या करता है, भागकर मुर्शिदाबाद पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि युद्ध जैसे होता है, देख लेता है कि ये लोग सब मुझे धोखा दे रहा है, हम तो हारेंगे ही हारेंगे। तो ये क्या करता है, सिराजुद्दौला युद्ध का क्षेत्र छोड़ता है और भाग जाता है। भाई यहाँ पे बुद्धिमानी यही होता है कि जब आप हारने वाले हो तो आप वहाँ से भाग के पहले जान बचाओ। तो वो वहाँ से भागकर मुर्शिदाबाद पहुँचता है और फिर पटना पहुँचता है। ठीक है, लेकिन सिराज की हत्या यहाँ पे मीर जाफ़र का पुत्र जो था मीरान यही कर देता है। जाफ़र को कैप्चर करता है और मर्डर कर देता है ऑन द ऑर्डर ऑफ मीर जाफ़र। ठीक है, कौन मर्डर करता है, मीरान। अब ये अली नगर की संधि जो होता है ये बिफोर बैटल ऑफ प्लासी होता है, याद रखेंगे। और ये कब होता है, फरवरी 1757 में। और इसके बाद क्या होता है कि ये लोग अली नगर के संधि को मानता नहीं है और जाकर मार्च 1757 में चंदन नगर का ये लोग क्या करता है, चंदन नगर का अधिकार कर लेता है। ठीक है, चंदन नगर पे। और यहीं से फिर सिराज गुस्सा हो जाता है कि तुम लोग संधि कर रहा, मान नहीं रहा है। तब ये अली नगर की संधि का देखते हैं शर्त क्या क्या होता है।
अलीनगर की संधि दो आदमी के बीच में हो रहा है। एक तो ब्रिटिशर्स है जिसकी तरफ से क्लाइव और वाटसन है, और एक सिराज है। शर्त होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुग़ल बादशाह के फरमान के अनुसार ट्रेड राइट्स दिए जाएंगे, कि फ्री राइट्स जो ट्रेड का है वो जो मुग़ल बादशाह आपको दिया है, ठीक है, हम वो आपको देते हैं। दूसरा है कि कलकत्ता में हरजाना, जो भी इसमें झगड़ा उगड़ा हुआ, इसमें जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें जो भी हरजाना हुआ वो उसका क्षति कौन भरेगा? नवाब भरेगा, तो नवाब को देना पड़ा। दूसरा है कि पीस इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में हम लोग शांति स्थापित करके रखेंगे, और अंग्रेज़ों को एक राइट मिलता है कि आप कलकत्ता में अपना कॉइन्स को मिंट कर सकते हैं, ठीक है, मिंट कॉइन इन कलकत्ता। ये इसको अलीनगर की संधि में इसको इतना कुछ मिलता है। लेकिन आफ्टर दिस ट्रीटी क्या होता है? इस ट्रीटी के बाद क्या ही होता है कि क्लाइव अटैक करता है चंदन नगर को और कैप्चर कर लेता है, और इस ट्रीटी को डिसऑनर करता, मानता ही नहीं है, और बिकम द इमीडिएट रीजन, यही मेन रीज़न होता है, इमीडिएट मतलब तात्कालिक कारण होता है कि बैटल ऑफ प्लासी होता है। ध्यान रखेंगे कि तात्कालिक कारण अगर पूछेगा तो यही है कि अलीनगर की संधि को डिसऑनर करता है ब्रिटिशर्स, और बैटल ऑफ प्लासी होता है। बैटल ऑफ प्लासी के जब बैटल ऑफ प्लासी को ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ देखेंगे कि तो क्या होता है। तो जो मीर जाफ़र था, जो ब्रिटिशर का साथ दिया था, ब्रिटिशर उसको नवाब बना देता है, और मीर जाफ़र जो होता है 24 परगना की ज़मींदारी इंग्लिश को सौंप देता है, और इसके साथ बहुत ज़्यादा पैसा भी देता है, ठीक है, हर कुछ है पैसे से, तो उसको पैसा भी देता है और 24 परगना की ज़मींदारी भी सौंप देता है। जो बैटल ऑफ प्लासी होता है उससे एक बात साबित होता है कि द सॉवरेनिटी ऑफ इंग्लिश ओवर कलकत्ता वाज रिकॉग्नाइज, कि अब कलकत्ता का जो सॉवरेन पावर है वो कौन है? ब्रिटिशर्स हैं, और इंग्लिश पोस्टेड अ रेसिडेंट एट नवाब कोर्ट। क्या करता है ब्रिटिशर्स, क्या करते हैं, एक रेसिडेंट को पोस्ट कर देते हैं नवाब कोर्ट में, नवाब के कोर्ट में। अब एक चीज़ और देखने वाला है कि सिराज का जो सेना थी वो 50,000 की सेना थी, और अंग्रेज़ों की सेना कितनी थी? 3200 की सेना थी। लेकिन जैसे मीर जाफ़र इसको सेनापति था, मीर जाफ़र सिराज का सेनापति था, धोखा देता है, और ये 3200 की सेना 50,000 सेना पर भारी पड़ जाती है, और सिराज हार जाता है, और मीर जाफ़र कहीं ना कहीं धोखा देकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, क्योंकि धोखा देने वाला का नियत ही होता है कि वो कभी खुश नहीं हो सकता, उसको फिर धोखा देने का मन करेगा, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि मीर जाफ़र, मीर कासिम, और अच्छा ये सिराज की तो हत्या हो गई, अब नवाब कौन बन गया है? मीर जाफ़र बन गया है। तो अब यहीं पे है कि मीर जाफ़र, मीर कासिम और इंग्लिश, इन तीनों का हम लोग देखते हैं रिलेशन कैसा है। अभी हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे देख रहे हैं बंगाल को, वहाँ का कैपिटल अभी कहाँ है? मुर्शिदाबाद। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम लोग जितना भी बात कर रहे हैं ये मुर्शिदाबाद का बात कर रहे हैं। मीर जाफ़र जो होता है ये न्यू नवाब बन गया, ठीक है, कहानी एकदम फाइन चल रही है, समझ में आ रहा है, हाँ। तो मीर जाफ़र यहाँ पे नया नवाब बन गया है, ठीक है, और इसने क्या किया है कि फ्री ट्रेड इंग्लिश को प्रोवाइड कर दिया है कि आप लोग जाओ फ्री ट्रेड करो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कोई टैक्स नहीं देना है, फ्री ट्रेड करो, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑल्सो गिव ज़मींदारी, ये 24 परगना का जो ज़मींदारी है वो भी ब्रिटिश को दे देता है, और ये 24 परगना कहाँ था? नियर कलकत्ता। और ये परगना का जो ज़मींदारी दिया था, यहाँ से जो भी पैसा आता था ये ब्रिटिशर्स कलेक्ट करेंगे, टैक्स ब्रिटिशर कलेक्ट करेंगे, और अपना आर्मी को जो भी है उसका मेंटेनेंस करेंगे, इसलिए इसको ज़मींदारी ले लिया था। ऑल्सो गिव, और ये क्या करता है मीर जाफ़र? ऑल्सो गिव एक्सेम्पशन फ्रॉम टैक्स टू ब्रिटिश बिजनेसमैन, मतलब कि ये तो इन लोग को तो दे ही देता है, फ्री ट्रेड करो बिजनेसमैन को, और ब्रिटिशर्स बिजनेसमैन जो वहाँ पे निजी बिजनेस चला रहे हैं उन लोग को भी टैक्स से छूट प्राप्त करवा देता है, और नजराना देता है। नजराना सोचो कि मतलब इतना कुछ देने के बाद भी वो नजराना दे रहा है, क्या? 17,50,000 रुपया ब्रिटिशर्स को दे देता है, ठीक है, 17,50,000 रुपया, उस टाइम का सोचो कितना पैसा होगा। ये लोग ब्रिटिशर को नजराने में दे रहा है, जस्ट बिकॉज कि मीर जाफ़र को नवाब बना दिया था, और नवाब भी कैसा? कठपुतली नवाब, जिसके अंडर कोई पावर नहीं है, फिर भी ये इतना कुछ इसको दे रहा है, ठीक है, कृतज्ञ होकर। अब लेकिन मीर जाफ़र जब ये नवाब बनता है इसके पास कुछ तो चैलेंज आएगा ना। तो सबसे पहला चैलेंज क्या था कि मिदनापुर के राजा थे राम सिन्हा, ठीक है, मिदनापुर के राजा राम सिन्हा और पूर्णिया का अली खान,
ये लोग इसको जैसे ज़मींदार ने इसको शासक ही मानने से इनकार कर दिया है, इसको हम शासक नहीं मानते, ये तो खुद धोखा देकर शासक बना है। ठीक है, तो मिदनापुर के राजा राम सिंह और पूर्णिया का अली खान, इसको जो ज़मींदार थे ये लोग शासक ही नहीं मानते हैं। अब क्या होता है कि एक दुर्लभ राय जो था, दुर्लभ राय की वफादारी पर भी मीर जाफ़र को संदेह था। भाई जो खुद का वफादारी नहीं निभा पाया तो ये सब पे सब संदेह करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो इसको दुर्लभ राय की वफादारी पर भी संदेह था, लेकिन ये दुर्लभ राय का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि दुर्लभ राय किसके संरक्षण में था, तो क्लाइव के संरक्षण में था। तो ये कुछ इसका तुम संदेह करो, कुछ भी करो, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, उस तरह का था। तो ये क्लाइव के अंडर में था, इसलिए दुर्लभ राय को कुछ नहीं कर पाता है। तीसरा है कि शाह आलम, उस समय का जो मुग़ल बादशाह का जो पुत्र था शाह आलम, ये क्या करता है कि ये बंगाल पर अधिकार करने का प्रयास करते रहता है। तो ये भी एक तरह से मीर जाफ़र के लिए चैलेंज रहता है। नेक्स्ट है कि इंग्लिश डिड नॉट फुली बिलीव्ड ऑन जाफ़र। अब जब तुम किसी को धोखा दोगे तो तुम मतलब कहा नहीं जाता है कि तुम एक को धोखा दिए तो सबको धोखा दे सकते हो। इसलिए इंग्लिश लोग जो था, ब्रिटिशर्स लोग, वो जाफ़र पे विश्वास नहीं करता था, पूरा विश्वास नहीं करता था, और वो सोचते रहता था कि कहीं ना कहीं जाकर डच से हाथ मिला लेगा। तो ठीक है, डच से हाथ मिलाएगा तो इंग्लिश क्या करता है, ब्रिटिशर्स लोग डचे को हरा देता है। बेदरा का युद्ध होता है 25 नवंबर 1759 को, और इसमें इंग्लिश और ब्रिटिशर्स और डच के बीच में होता है बेदरा का युद्ध, और यहाँ पर भी डच हार जाता है और इंग्लिश यहाँ पर भी विक्ट्रियस हो जाते हैं, जीत जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से फिर एक इसी टाइम पे ड्यूरिंग दिस सिचुएशन इसका जो बेटवा रहता है मीर जाफ़र का, मीरान जो बेटवा रहता है ये मर जाता है। जाफ़र का जो बेटा रहता है ये मर जाता है, जो मीरान जो सिराजुद्दौला को मारा था वो मर जाता है। एंड अगेन फिर से क्या होता है कि उत्तराधिकार का युद्ध स्टार्ट हो जाता है कि अब हम बनेंगे राजा, हम बनेंगे राजा। तो मीरान तो मर गया, तो इसका बेटा भी होगा कोई। तो मीरान का जो बेटा था, एक वो दावेदार होता है राजा बनने के लिए, दूसरा है कि मीर जाफ़र का जो दामाद होता है वो दावेदार होता है, और मीर कासिम होता है। तो इन दोनों का नाम नहीं दिया हुआ, हमें जानना भी नहीं, क्योंकि बस ये दावेदारी कर रहे थे और इनका कहानी यहीं तक ख़त्म हो जाता है। अब मीर कासिम से हम देखते हैं कि मीर कासिम को क्या होता है कि मीर कासिम का सपोर्ट कौन करता है। ध्यान देंगे कि उस समय नया गवर्नर बनकर आता है वेंसीटाट। न्यू गवर्नर, क्लाइव के बाद कौन गवर्नर बन के आ रहा है, वेंसीटाट। तो वेंसीटाट क्या करता है कि मीर कासिम को सपोर्ट करता है। मीर कासिम उसको बोलता है कि ठीक है तुम हमको सपोर्ट करो, एक सीक्रेट मतलब छुपा कर एक टर्म साइन होता है इन लोग के बीच में कि तुम हमको सपोर्ट करो, हम तुमको बहुत पैसा देंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी देंगे। ठीक है, तो ठीक मान जाता है वेंसीटाट कि ठीक है हमको पैसा चाहिए, तो तुम चलो एक ट्रीटी कर लेते हैं। 1760 में एक ट्रीटी कर लेता। ध्यान देखिए फ्रेंड, कितना ये लोग तेज़ आदमी था कि ये लोग हर चीज़ के पहले एक ट्रीटी करता था कि तुम बाद में जाकर पलटो नहीं। आज का इंसान क्या होता है कि किसी का बात मान लेता है कि ठीक है, ना कोई लिखित में लेता है ना कुछ, कल हो कि वो आदमी पलट जाता है, आदमी कुछ नहीं कर पाता है। तो वही बात है कि उस समय का जो ये ब्रिटिशर्स थे, देखिए कितना दिमाग लगाते थे, हर चीज़ को करने के पहले एक ट्रीटी करते थे। तो ये मीर कासिम के साथ वेंसीटाट जो है ये मीर कासिम के साथ ट्रीटी करता है। इस ट्रीटी में मीर कासिम क्या कहता है, देखिए मीर कासिम जो था ये इस ट्रीटी में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या था इस ट्रीटी का। तो मीर कासिम बोलता है कि ठीक है तुम हमको सपोर्ट तो करो, हम तुमको बर्धमान, मिदनापुर और चितगांव का जो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट है ये तुमको दे देंगे। ठीक है, मीर कासिम बोलता है कि बर्धमान, मिदनापुर और चितगांव का जो भी डिस्ट्रिक्ट है ये तुमको दे देंगे, ब्रिटिशर को दे देंगे। दूसरा बोलता है कि जो चूना का व्यापार हो रहा है सिलहट से, उसका भी हाफ जो शेयर होता है वो तुमको देंगे, तुम हमको सपोर्ट करो, हम तुमको ये भी दे देंगे। मीर कासिम बोलता है कि जो भी तुम लोग का ड्यू बचा हुआ है कंपनी का, उसको भी हम पूरा का पूरा वापस करेंगे तुमको। चौथा में बोलता है कि हम तुमको 5 लाख रुपया देंगे, ताकि तुम जो भी सदर्न इंडिया में तुम जो वार लड़ रहे हो उसमें तुमको सपोर्ट हो पाए। सोचो कितना कुछ इसको देने का वादा कर लिया सिर्फ नवाब बनने के लिए। पांचवा बोलता है कि इट वाज एग्रीड डेट मीर कासिम इनेमी, मतलब मीर कासिम का दुश्मन कंपनी का दुश्मन होगा और मीर कासिम का फ्रेंड कंपनी का फ्रेंड होगा। ये भी बोलता है इस ट्रीटी में, लिखित होता है सब ट्रीटी। इट वाज एग्रीड डेट द टेनेंट्स ऑफ नवाब टेरिटरी वुड नॉट बी अलाउड टू सेटल, मतलब जो नवाब का टेनेंट्स है
वो लोग जो होगा कंपनी के एरिया, कंपनी के लैंड में सेटल नहीं होगा। ये भी ट्रीटी में साइन होता है। तो मीर कासिम इसको इतना कुछ देने का वादा करता है और कहता है तुम हमको सपोर्ट करो, हम तुमको देंगे। क्या क्या देंगे? बर्धमान, मिदनापुर, चितगांव देंगे। दूसरा चूना का जो व्यापार सिलहट से हो रहा है उसका आधा हिस्सा तुमको दे देंगे। तीसरा कि जो भी तुम्हारा बकाया है वो हम तुमको वापस करेंगे और 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा देंगे, तुम जाके साधर्न इंडिया में जो वार लड़ रहे हो उसको फाइनेंस कर सको। और मेरा जो दुश्मन होगा वो तुम्हारा भी दुश्मन होगा, और मेरा जो दोस्त होगा तुम्हारा भी दोस्त होगा, और हमारा कोई भी टेनेंट्स जो होगा वो तुम्हारे एरिया में जाके सेटल नहीं होगा। सीधा सीधी बात। इतना कुछ होने के बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे किसको सपोर्ट कर देते हैं? वेंसीटाट। ये मीर कासिम को सपोर्ट करता है और मीर जाफ़र को हटा देता है और उसको बोलता है तुम 1500 रुपया पर एनम, मतलब पर साल, 1 साल में 1500 तुमको रुपया देंगे, तुम यहाँ से हटो। पेंशन देके उसको मीर जाफ़र को हटा देता है। अब कौन नवाब बनता है? मीर कासिम। याद रखेंगे, मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम। सबसे पहले यहाँ से आपको याद होगा कि सबसे पहले कौन बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक बार और दिखा दे रही हूँ कि आप ध्यान में इसको रखेंगे, भूलेंगे नहीं, कि सबसे पहले मुर्शिद अली खान, मुर्शिद कुली खान, फिर सुजाउद्दीन, फिर सरफराज, फिर अली वर्दी। अली वर्दी के बाद कौन बनता है? तो सिराजुद्दौला, उसका नाती। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र। मीर जाफ़र के बाद बताए फ्रेंड, मीर जाफ़र के बाद वही मीर कासिम, जो इतना कुछ उसको बोला कि हम दे देंगे ब्रिटिशर्स को। अब क्या करता है? अली वर्दी खां को उत्तराधिकारियों में अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी में सबसे योग्य अगर देखा जाए तो कौन था? तो ये था मीर कासिम। इसको जब सत्ता मिलता है तो ये 2 काम सबसे पहले करता है। एक तो अपने पसंद के अधिकारियों का उसने एक ब्यूरोक्रेसी का एक पूर्ण गठन करता है। जो अपना पसंद का अधिकारी उन लोग को एक ब्यूरोक्रेसी में पूर्ण गठन करता है और सेना की कौशल और क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें सुधार करता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या करता है कि अपना कैपिटल ही शिफ्ट कर देता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेते आता है ताकि कोई भी ब्रिटिशर्स का वहाँ पे हस्तक्षेप ना हो। इससे शाही फरमान के व्यक्तित्व उपयोग की कड़ी आपत्ति करता है कि जो भी इंडिविजुअल जो तुम लोग को हम लोग फरमान दिए हैं फ्री ट्रेड का, तो ये निजी व्यापार के लिए नहीं है। तो इसका ये बोलता है कि नहीं भाई, निजी व्यापार इससे नहीं होगा, तुम लोग जो बिजनेस कर रहे हो करो, लेकिन निजी व्यापार नहीं करना। इससे ये आपत्ति जताता है मीर कासिम। और 1762 में क्या होता है कि मीर कासिम और वेंसीटाट के बीच एक संधि होती है। ठीक है, मीर कासिम और वेंसीटाट के बीच 1762 में एक और संधि होती है। ये तो 60 वाला संधि है, ठीक है, 1760 वाला ये संधि है। और यहाँ पर एक और संधि हो रही है। इसमें क्या कहता है कि अंग्रेज़ों से ली जाने वाली चुंगी की राशि 9% रखी जाएगी। तो अंग्रेज़ों से 9% टैक्स लिया जाएगा, ऐसा इसमें इस संधि में होता है। लेकिन जो कलकत्ता में काउंसिल बैठा होता है वो बोलता है हम मानेंगे नहीं, ये तो मुफ्त व्यापार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम क्यों माने, हम नहीं मानेंगे। तो ये कलकत्ता काउंसिल अपना बपौती समझता था यहाँ पे और कहा कि हम मुफ्त व्यापार करेंगे, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम 9% टैक्स उक्स नहीं देंगे। इसके कारण क्या होता है कि मीर कासिम गुस्सा आता है। ये क्या मतलब हुआ कि तुम लोग यहाँ पे भारतीय व्यापारी है वो लोग यहाँ पे टैक्स देगा और तुम लोग का जन्म सिद्ध अधिकार है कि तुम लोग टैक्स नहीं देगा। तो मीर कासिम क्या करता है, भारतीय व्यापारियों को भी क्या करता है, कर से मुक्त कर देता है। जाओ तुम लोग को भी टैक्स देने का कोई ज़रूरत नहीं, जब उन लोग नहीं देगा उन लोग का जन्म सिद्ध अधिकार, तुम भी जाओ फ्री में टैक्स अपना व्यापार करो। लेकिन ये कदम जो होता है अंग्रेज़ों ने इसको कहता है कि ये अपमानजनक कदम है, तुम लोग जो ब्रिटिशर्स हैं उसका बराबरी कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये अपमानजनक कदम मानता है। सोचिए मतलब कितना, मतलब ये लोग क्या बोलें कि 2 मुँहा सांप है कि हम जो करेंगे करेंगे, तुम लोग ये काम मत करो। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि 9 जुलाई 1963 को बर्धमान के निकट, अब ये यहाँ पर तो मीर कासिम अपना गेम खेल दिया, तो अब इन लोग को गुस्सा है, अब क्या होगा, फिर से लड़ाई होगा। तो 9 जुलाई, यहाँ पे ध्यान देखें, 9 जुलाई 1963 को, 63 अभी चल रहा है, ठीक है, 63 को बर्धमान के निकट कहवा में, और फिर 2 अगस्त 1763 को मुर्शिदाबाद ज़िले में, और मुर्शिदाबाद ज़िले के गिरिया में, ठीक है, और 4 से 5 सितंबर 1763 को राजकमल के निकट उद्दनौला में, ठीक है, क्या होता है कि अंग्रेज़ों के हाथों ये पराजित हो जाता है। मीर कासिम जो होता है
ये पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद ये क्या करता है कि ये मुंगेर की तरफ भागता है, उसके बाद पटना, उसके बाद अवध की तरफ भाग जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ कहाँ इसको हराता है। कहवा में, वर्धमान के निकट कहवा में हरा देता है, मुर्शिदाबाद के निकट गिरिया में हराता है, और राजकमल के निकट उद्नौला में हराता है, उद्नला में हराता है। ठीक है, ये तीनों जगह मीर कासिम हार जाता है और अब भाग जाता है कहाँ, अवध पर। अवध भाग के जाता है, तब इसका तो था कि भाई तुम मेरा इतना इंसल्ट कैसे कर सकता है, हम नवाब थे, हाँ, हर जगह हरा दिए, मेरा बात नहीं माने, हाँ। तो ये क्या करता है, जाता है और नवाब था अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, इससे और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि करता है। ठीक है, कि तो हमको इंसल्ट करके भगा दिया, अब क्या किया जाए। तो ये अवध का नवाब और मुग़ल शासक, दो आदमी और खुद, ये तीनों मिलके एक गुट बनाते हैं कि चलो चल के तीनों हम लोग मिलके ब्रिटिशर को हरा देंगे। अब यहाँ पे होता है बैटल ऑफ बक्सर, इसको ध्यान रखेंगे, क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब होता है फ्रेंड, सबसे बड़ी बात है कि बैटल ऑफ बक्सर होता है 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, याद कीजिए कि बैटल ऑफ प्लासी कब होता है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अभी तुरंत बैटल ऑफ प्लासी कंप्लीट करके आगे बढ़ी हूँ, तो आपको याद होना चाहिए। और बैटल ऑफ बक्सर कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 को होता है। किसके किसके बीच होता है बैटल ऑफ बक्सर, तो ब्रिटिशर्स की तरफ से था कौन, मेजर हेक्टर मुनरो, मेजर हेक्टर मुनरो ब्रिटिशर की तरफ से था। और कंबाइंड आर्मी किसकी किसकी थी, मीर कासिम शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल एम्पायर था। ठीक है, अब इन तीनों को ये हेक्टर मुनरो डिफीट कर देता है, और यहाँ पे ये अपना रण कौशल, मतलब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपना रण कौशल का परिचय दिया कि तुम तीनों को हरा दिए हम, इतना मेरे अंदर पावर है। और इंग्लिश जो होता है वो ग्रेट पावर, नॉर्थ इंडिया का ग्रेट पावर सुप्रीमेसी की तरह उभर कर निकलता है। ठीक है, युद्ध के बाद क्या होता है कि अब युद्ध में तो ये तीनों हार गया, तो युद्ध के बाद 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर लौटता है। क्या होता है कि क्लाइव जो होता है दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर कब लौटता है, 1765 में। एक मिनट फ्रेंड, हाँ, तो ये क्लाइव आता है 1765 में। आफ्टर द बैटल मीर जाफ़र जो होता है, मीर जाफ़र वो फिर से नवाब बना दिया जाता है, क्योंकि मीर जाफ़र कहता है कि ठीक है, तुमको जो मिदनापुर, बर्धमान और चित्तगांव चाहिए था वो हम तुमको देंगे, और पैसा भी देंगे तुम्हारा आर्मी को मेंटेन करने के लिए। तो ये मीर कासिम को हटाता है। मीर कासिम जो जिसके साथ उसका संबंध कड़वा हो गया था, उस समय मीर जाफ़र आके बोलता है कि हम तुमको ये तीनों देंगे, मिदनापुर, बर्धमान और चित्तगांव। तो फिर से मीर जाफ़र को बना दिया जाता है नवाब। लेकिन जब मीर कासिम आता है तो क्या होता है फ्रेंड, मीर कासिम आता है तब तक कि मीर जाफ़र का डेथ हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इंग्लिश वेयर ऑल्सो परमिटेड, अच्छा, जब ये बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है तो इंग्लिश को बोलता है कि तुम ड्यूटी फ्री ट्रेड करो इन बंगाल, बस तुम 2% जो होता है वो टैक्स जो होता है सॉल्ट पे वो देना, एक्सेप्ट फॉर 2% सॉल्ट और 2% ड्यूटी टैक्स ऑन सॉल्ट, मतलब कि तुम ड्यूटी फ्री ट्रेड करो लेकिन 2% सॉल्ट पे टैक्स देना है। आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफ़र के मरने के बाद उसका जो माइनर सन था, एक नाम था नजीम-उद-दौला, नजीम-उद-दौला को क्या होता है, नवाब बना दिया जाता, माइनर सन था। ठीक है, मतलब अल्पवयस्क था। अब इसका क्या होता है कि बट द रियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में था, नायब सूबेदार। और नायब सूबेदार को कौन अपॉइंट कर रहा था, ब्रिटिशर्स, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, ब्रिटिशर्स। ये अपना अंडर नायब सूबेदार को रखा है, और नायब सूबेदार के अंदर कौन है, नवाब है। अब इस वक्त इसने बक्सर के युद्ध में, अच्छा, जो क्लाइव था, यहाँ पे देखिए, ये क्लाइव जो होता है ये बक्सर के युद्ध में एक समझौता, जो ये समझौते के मसौदे को तैयार करता है। ठीक है, तो मुग़ल बादशाह से इसने क्या किया, समझौता में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लिया। जब क्लाइव दूसरी बार आया गवर्नर बनकर, तब तक मीर जाफ़र की मृत्यु हो चुकी थी। और कब मृत्यु हुई थी, फरवरी 1765 में। और उसका बेटा कौन था, नजीम-उद-दौला को नवाब की गद्दी पर बिठा दिया गया था, तो ये उसके साथ संधि करता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि नवाब की सेना प्रायः ही भंग कर दी गई थी, कि नवाब कोई सेना नहीं रखेगा, बंगाल में एक नायाब सूबेदार होगा, ठीक है। और जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, यहाँ बताया मैंने आपको कि नियुक्ति कौन कर रहा है, कंपनी कर रहा है, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। और याद रखेंगे सबसे पहला नायब सूबेदार कौन होता है, मोहम्मद रजा खां होता है, पहला और अंतिम भी यही होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि कौन है नायब सूबेदार, मोहम्मद रजा खां, मोहम्मद रजा खां। तो अब यहाँ पे जो ट्रीटी होती है वो दो इंसान के साथ ट्रीटी होती है, एक तो होता है नवाब शाह शुजा-उद-दौला अवध का, और दूसरा होता है शाह आलम द्वितीय। तो अब जो ये ट्रीटी होती है इसको देखते हैं फ्रेंड कि क्या है ट्रीटी में। शुजा-उद-दौला को कहता है कि तुम इलाहाबाद और कारा दोनों एम्पेरर शाह आलम द्वितीय को दे दो, ठीक है। इलाहाबाद का ज़मीन और कारा दोनों किसको दे दो, शाह आलम द्वितीय को दे दो। और 50 लाख टैक्स कंपनी को पे करो एज क्या, क्षतिपूर्ति के रूप में। और बलवंत सिंह जो ज़मींदार है बनारस को, उसको स्टेट को वापस करो, पूरा जिम्मेदारी उसी को दे दो, ठीक है। तो क्या क्या बोलता है, ये कारा का ज़मीन तुम किसको दे दो, शाह आलम द्वितीय को दे दो। ये शाह आलम द्वितीय को दिलवा दिया, 50 लाख इससे पैसा लिया कि तुम क्षतिपूर्ति के रूप में दो। और बलवंत सिंह का जो ज़मींदार था बनारस का, उसको बोलता है कि तुम इसका जो भी स्टेट लिए हो वो वापस करो। नेक्स्ट है कि शाह आलम द्वितीय के साथ क्या संधि होता है, कि सबसे पहले शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ गया, ठीक है। कहा कि तुम जो ये इलाहाबाद में जो तुमको दिया गया है यहाँ से तुम यहीं आके रहो, ठीक है, रिसाइड इन इलाहाबाद, और कंपनी के संरक्षण में रहेगा। और एक इशू ऑफ फरमान, और ये क्या करता है शाह आलम द्वितीय, एक फरमान इशू करता है जिसमें दीवानी राइट्स जो होता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, तीनों का दीवानी राइट्स किसको मिल जाता है, ब्रिटिशर्स को मिलता है। और सिर्फ ये जो है शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया मिलता है, एनुअल पेमेंट हर साल 26 लाख रुपया इसको मिल जाएगा। और पूरा दीवानी कौन दीवानी लेगा, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का पूरा दीवानी कौन लेगा, ब्रिटिशर्स लेंगे। और क्या होता है, अब प्रोविज़न ऑफ ₹53 लाख, ठीक है, टू कंपनी इन रिटर्न फॉर निजामत, मतलब निजामत फंक्शन के लिए तुम 53 लाख रुपया दो, ठीक है। निजामत फंक्शन में क्या आता है, मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 53 लाख रुपया शाह आलम द्वितीय से लिया। नेक्स्ट होता है कि ट्रीटी जो होता है टर्न अवध इनटू अ बफर स्टेट, ठीक है, विच प्रोटेक्ट एक्सटेंसिव लैंड फ्रंटियर फ्रॉम अफगान और मराठा। ये जो अवध था एक तरह का बफर स्टेट हो जाता है, किसके लिए, तो ये बंगाल के लिए एक बफर स्टेट का काम करता है, जो कि मराठा और अफगान दोनों से इसको बचाता था बंगाल को, ठीक है। नेक्स्ट है कि और शाह आलम द्वितीय को एक तरह से लोग रबर स्टाम्प की तरह यूज करने लगा, कहा तुम मेरे संरक्षण में रहो और रबर स्टाम्प बन के रहो, जो हम बोलेंगे वो करना है, ठीक है। और 26 लाख रुपया है तुम हर साल लो और शांति से रहो, दीवानी राइट्स हम लेंगे। नेक्स्ट है कि मीर कासिम को क्या करता है, मीर कासिम को गद्दी से हटा देता है और कहता है कि अब तुम पूरा ज़िंदगी होमलेस और वंडरर, मतलब घुमक्कड़ बन के निकाल दो, तुम्हारा कोई जगह नहीं यहाँ पे रहेगा। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि मीर कासिम जून 1777 में खुद मर जाता है, ठीक है। याद रखेंगे कि इसको कुछ भी नहीं, इससे कोई संधि नहीं होता, इसको भगा देता है और ये जून 77 में मर जाता है। अब यहाँ तक तो हमारा बक्सर ख़त्म हो गया, प्लासी ख़त्म हो गया। याद रखेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी ख़त्म हो गया, बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म हो गया। यहाँ पे कौन उभर के निकला है, इंग्लिश, ब्रिटिशर्स यहाँ पे पावरफुल हो गए और पूरा बंगाल का, बिहार का दीवानी राइट्स किसके हैंड में आ गया, ब्रिटिशर्स के हैंड में आ गया, ठीक है फ्रेंड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब ये आ गया तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक तरह का द्वैध शासन यहाँ पे स्टार्ट किया। द्वैध शासन कब से कब तक, तो जब ये 64 में तो लड़ाई होता है, तो 65 से लेके 72 तक, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो इंट्रोड्यूस करता है डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डुअल सिस्टम ऑफ मतलब द्वैध शासन को इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें दीवानी जैसे कि जो राजस्व वसूलने का काम, और निजामत जो पुलिस और न्यायिक कार्य था, ये दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए। कौन कौन सा, दीवानी और निजामत दोनों कौन इसको हैंडल कर रहा है, कौन कर रहा है, तो कंपनी नियंत्रण कर रहा है। दीवानी राइट्स के लिए दीवान बनाया गया। बंगाल में कौन था दीवान, मोहम्मद रजा खां, और बिहार में राजा सिताब राय, ये इंपॉर्टेंट आदमी है राजा सिताब राय, बिहार में राजा सिताब राय दीवान बनाया जाता है। और निजामत के लिए डिप्टी सूबेदार बनाया जाता है। तो दीवान जो था, दीवानी कार्यालय कहाँ कहाँ स्थापित किया, मुर्शिदाबाद में और पटना में, बिहार में पटना में, जहाँ पे राजा सिताब राय थे दीवान, और बंगाल में कौन थे, मुर्शिदाबाद में राजा
मोहम्मद रजा खान। ठीक है, द्वैत शासन इसलिए कि प्रशासनिक का दायित्व तो बंगाल के नवाब पर था, कि जो प्रशासनिक का दायित्व है वो किस पे था, बंगाल के नवाब पर, लेकिन राजस्व वसूली कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। शासन प्रबंध में फौजदारी मामले को सुलझाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपया पर एनम देने का निश्चित किया था। उस समय बंगाल का नवाब अल्पवयस्क था, मैच्योर नहीं था, छोटा था। ठीक है, इसलिए मोहम्मद रजा खान जो दीवान था उसी को नायब सूबेदार की संपूर्ण शक्ति सौंप दी गई। इस शासन के प्रबंध से कंपनी को 30 लाख पाउंड की वृद्धि, मतलब इतना फ़ायदा हुआ, 30 लाख रुपया फ़ायदा हुआ डुअल शासन से, क्योंकि पूरा तो ये लोग राजस्व अपने पास ले रहा था, और कोई भी मतलब पीजेंट्स या फिर जो लोकल आदमी है उसके बारे में कुछ नहीं सोचना। एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा, दायित्व कौन संभालेगा, नवाब संभालेगा। नवाब को सिर्फ 53 लाख रुपया दे दिया, कहा कि भैया तुम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, और जो पैसा बचा 30 लाख पाउंड ये सब कौन लेके गया, कंपनी। बट व्यवहारिक दृष्टि से डुअल सिस्टम जो द्वैत शासन था वो असफल रहा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो अब इसका एंड कौन करता है, जब 1765 से 1772 तक था तो वैरन हेस्टिंग जब गवर्नर बन के आता है 1772 में, तो ये इसको ख़त्म कर देता है। वो कहता है ये सही नहीं है। हेस्टिंग ने बंगाल के नवाब को शासन कार्य से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया और कहा कि 16 लाख रुपया वार्षिक पेंशन लो और यहाँ से जाओ, नवाब वबाब यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, डुअल सिस्टम का सिस्टम नहीं रहेगा। वैरन हेस्टिंग हटा देता है। और 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है 72 के 73 में, तो ये गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना देता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है, वैरन हेस्टिंग। और बंगाल बिकम द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या बन जाता है कि बंगाल सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। और यहीं से जो होता है कि जितने भी लोकल पोस्ट जिनको जो रजा मोहम्मद रजा था या फिर और थे राजा सिताब राय, इन लोग को यहाँ से हटा देता है, नवाब को हटा देता है और उस सब पोस्ट पे ब्रिटिशर्स को बैठा देता है। ठीक है, मतलब लोकल जो भी रिप्रेजेंटेटिव था उसको हटा के अब ब्रिटिशर्स रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा डुअल सिस्टम ख़त्म हो जाता है। डुअल सिस्टम कौन लागू किया, क्लाइव। कब किया, 1765 में। कब तक, 1772 तक। कौन ख़त्म किया, वैरन हेस्टिंग। ठीक है, बिहार में जो दीवान था वो कौन थे, तो राजा सिताब राय। और बंगाल में दीवान कौन थे, राजा मोहम्मद रजा खान। ठीक है, ये सब आपको इम्पोर्टेंट है, ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं इसमें जो भी मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। अब हम क्लाइव के बारे में एक जान लेते हैं, क्योंकि क्लाइव अगर नहीं होता तो इतना बड़ा बंगाल को संभालना मुश्किल था। बहुत इंटेलिजेंट आदमी था एक तरह से। तो ये क्या होता है, पहले तो ये आर्मी को जो फर्स्ट ये जो होता है पहले क्लर्क होता है, क्लर्क से रिजाइन करके ये आर्मी ज्वाइन करता है। ठीक है, अब होता है ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। यही एक इंसान था जो ब्रिटिश पावर को ले करता है, मतलब इस्टेब्लिश करता है इंडिया में। ही वाज मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल ट्वाइस। 2 बार इसको गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया जाता है, एक तो प्लासी के टाइम, फिर बक्सर के बाद आता है। तो प्लासी के टाइम 1757 से लेकर 60 तक गवर्नर ऑफ बंगाल रहता है। फिर 1765 में आता है, 64 में बक्सर हो जाता है। उसके बाद 1765 में आता है जो इलाहाबाद की संधि करता है आते के साथ, और 1767 तक रहता है। 65 से लेकर ये 72 तक क्या करता है, डुअल गवर्नमेंट लगा देता है। लेकिन ये जब इंग्लैंड वापस जाता है तो ये बाद में सुसाइड कमिट कर लेता है 1774 में, और यहाँ रॉबर्ट क्लाइव का चैप्टर कंप्लीट हो जाता। और हम देख लिए कि कैसे बंगाल को कंसोलिडेट किया गया ब्रिटिशर्स पावर के अंडर, और कैसे सारे राजा नवाब जो भी थे सब हार गए, मुग़ल एम्पायर हार गया, दीवानी राइट्स कैसे बंगाल थी इंग्लैंड के मतलब ब्रिटिशर्स के अंदर आ गई, और दीवानी राइट्स में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का तीनों का दीवानी कौन वसूलने लगा, ब्रिटिशर्स। और कैसे एक मतलब एक रिच प्रोविंस बंगाल का कैसे खात्मा होता है, कैसे वो ख़त्म हो जाता है और वो पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाता है। हमने पूरे अच्छे से देख लिया, और इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको, उससे जो भी क्वेश्चन आएंगे इस नोट्स के आगे आपको कुछ भी ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको एक बार और सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, सबको इसमें भूल जाता है कि कौन किसके बाद आया, कौन किसके बाद क्या हुआ, चंदन नगर के कैसे उसको आता है, फिर क्या कैसे
अली नगर की संधि होती है, फिर बैटल ऑफ प्लासी कैसे होता है, फिर उसके बाद कैसे मीर जाफ़र मीरान क्या बनता है, फिर मीर काजिम आता है, काजिम कैसे जाके अवध के नवाब से मिलता है, शाह आलम द्वितीय से मिलता है, तीनों एक गुट बनाकर आते हैं हेक्टर मुंडो से लड़ने बैटल ऑफ बक्सर में, जो 22 अक्टूबर को होता है 1764 में, और कैसे इन तीनों को हरा देता है ब्रिटिशर, और उसके बाद कैसे सब कुछ आगे बढ़ता है। ये सब आप एक बार फिर से देखिए ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड, और इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक हम लोगों ने बंगाल को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, याद रखेंगे इस वीडियो में हमने बंगाल को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे तो हम लोग मैसूर को देखेंगे कि कैसे मैसूर में विजय प्राप्त करता है ब्रिटिशर्स लोग, और मैसूर को कैसे अपने अंडर में कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है फ्रेंड, और आपसे 2 क्वेश्चन है कि सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आता है, सब्सिडरी अलायंस कौन लेकर आता है, आप इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेके आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेके आता है। ये दोनों क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, और हो सके तो आप इसको देख भी लेंगे कि कैसे सब्सिडरी अलायंस में पहले हैदराबाद आता है, फिर उसके बाद जो भी आता है उसको आप देखेंगे, और इसमें कैसे होता है कि पहले सतारा आता है, फिर संबलपुर आता है, और फिर आप आगे देखेंगे सबको। ठीक है, और इसका आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको बता दूंगी, फिर हम यहाँ से मैसूर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, और इसको एक बार और पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको मोस्टली बच्चे छोड़ के जाते हैं क्योंकि इतना ये इसमें खिचपिच है ना कि लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं कि कौन किसको हरा दिया, कौन किसका मौसी थी, बेटा था, बेटी थी। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से सुनिएगा, पक्का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, मनिहारी की युद्ध किसके साथ होता है, सिराज किसको मार देता है, शौकत जंग को, ये एक एक चीज़ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।